अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल आपने 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन 15 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से अबव जो हमारे इनिशियल वैल्यू कंडीशन वाले क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व आउट करेंगे। अब हमारे पास क्योंकि एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे कांस्टेंट आते हैं, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसके सॉल्यूशन में काफ़ी सारे कांस्टेंट नंबर्स आते हैं। C1, C2, C3 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उतने ही हमारे पास कांस्टेंट हमारी इक्वेशन में भी आते हैं। तो देखें ज़रा, अब हमारे पास अगर C1, C2, C3 है तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास अब y ऑफ ज़ीरो, जैसे हमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन देते थे y ऑफ ज़ीरो, ये एक एग्जांपल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, y ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। इन जनरल केस हमें सिर्फ और सिर्फ ये एक रिज़ल्ट दिया जाता था 9th चैप्टर में, और हमें उसमें से मौजूद जो c होता था इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, हमने वो फाइंड आउट करना होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ज़्यादा c's हैं और हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा कंडीशंस भी गिवन होंगी। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये मैंने क्वेश्चन लिखा d² प्लस 8d माइनस 9 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग प्रोसीजर तो कंप्लीट हमारा ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही होगा। तो पहले वही सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे किए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट की, d² प्लस 8d माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके क्योंकि पेयर्स बन रहे थे तो हमने इसके पेयर्स बना लिए, 9 और -1। क्लियर। अब 9 और -1 जो है इनकी प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास इजीली -9 आ रही है। अगर इन दोनों को सम अप करें तो वापस हमारे पास +8 आ रहा है। तो ये हमने इनके पेयर्स बनाए थे। हमारे पास सोल्यूशन आ गया इनका सॉल्व करते हुए, d प्लस 9 d माइनस 9, और फर्स्ट d की वैल्यू आ गई हमारे पास -9 और सेकंड d से रिजल्ट आ गया हमारे पास 1। अब ये दो रूट्स हमारे पास हैं 1 -9, सो इसका जनरल सोल्यूशन आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल -9x। अभी देखिए हमारे पास टू कांस्टेंट आ रहे हैं, ये C1 और C2। हमने ये दोनों जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। हमारे पास अब ये दो कंडीशंस गिवन है, y ऑफ 1 की कंडीशन गिवन है और y प्राइम ऑफ 1 की कंडीशन गिवन है। y प्राइम आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब ये जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है, ये कंडीशंस हमने इस इक्वेशन पे अप्लाई करवानी है। सबसे पहले मैंने y ऑफ 1 इक्वल टू 1 वाली कंडीशन को यूज़ किया। तो देखें जहाँ पर मेरे पास x है, मैंने वहाँ पर भी 1 अप्लाई किया, और जहाँ पर मेरे पास y है वहाँ पे मैंने 1 अप्लाई किया, क्योंकि मेरी कंडीशन मुझे कहती है कि x इज़ इक्वल टू 1 है, x इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू y की है और ये वाली वैल्यू x की होगी। और इसी तरह इस वाले केस में भी ये अंदर वाला रिजल्ट x का है और ये बाहर वाला रिजल्ट y का है। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले y का ही मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, उसी के केस को मैंने डेरिवेटिव में चेंज किया है। देखिए ये एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x ही आ जाता है, ये एज इट नीचे आ गया। और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल -x है तो उसका डेरिवेटिव -9, क्योंकि पावर में एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट नंबर था। जब हम -9x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो -9 आएगा, वो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस पे अपनी सेकंड कंडीशन अप्लाई करवाएंगे। y प्राइम क्योंकि 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैंने 1 अप्लाई कर दिया। और अब ये कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई।
अब इस इक्वेशन नंबर 2 से मैंने ये क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 बना ली। सिंपल जो 9c2 का रिजल्ट है वो दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो c1 एक्सपोनेंशियल इक्वल टू हो गया मेरे पास 9c2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। अब मैंने क्या किया, यही जो c1 एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, और सब्स्टिट्यूशन के बाद मेरे पास ये रिजल्ट बन गया, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल -9 है और यहाँ पे भी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट c2 भी दोनों के साथ है। जब ये दोनों ऐड अप हुए तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 10। अब ये मेरे पास c2 का रिजल्ट आ गया कैलकुलेशन के बाद 1/10 एक्सपोनेंशियल -9। अब क्योंकि मुझे c1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो वही जो हमने इक्वेशन नंबर 3 प्रीवियस पेज पे बनाई हुई है, ये इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाई है, इसी में हम अपने c2 का रिज़ल्ट जो है वो पुट करेंगे और हमारे पास हमारी c1 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, एक्सपोनेंशियल -9 जो है ये कैंसिल आउट हो गए और 9/10 मेरे पास जो है ये नीचे आ गया, और ये वाला जो एक्सपोनेंशियल का रिज़ल्ट है ये भी दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो ये मेरे पास c1 की टोटल वैल्यू आ जाएगी 9/10 एक्सपोनेंशियल। ये मेरे पास टोटल इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। जब मैंने सारे कांस्टेंट इसमें से फाइंड आउट कर लिए, तो ये मेरे पास है अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन। c1 की जगह पर c1 का रिज़ल्ट और c2 की जगह पर c2 का रिज़ल्ट। ये प्रीवियस पेज में जो हमने ये y फाइंड आउट किया हुआ है, ये वाला y, इस पे हमने c1 और c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि इसका आंसर ज़रा स्पेसिफाइड हो जाए, क्योंकि ओवर में लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल, ऊपर भी एक्सपोनेंशियल है, तो इन दोनों को इकट्ठा किया। इसी तरह इस वाले केस में भी हमने एक्सपोनेंशियल केस को कंबाइन करना है। नीचे अगर इसकी पावर +1 है, ऊपर जाकर वो नेगेटिव होगी और इसमें ऐड हो जाएगी। सो टोटल एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट बन गया x-1। इसी तरह ये देखें, हमारे पास दूसरी तरफ -9 है। जब ये ऊपर आएगा रिज़ल्ट, तो ये बनेगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल +9, और +9 होने से क्या होगा, ये इसमें ऐड होगा, तो टोटल ये रिज़ल्ट बन गया मेरे पास। इसमें से भी मैंने -9 कॉमन ले लिया। अब ये दोनों रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल x-1 और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल -9 इंटू x-1। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले रिजल्ट्स हमने सेम कर दिए। ज़रा आंसर जो है वो परफेक्ट फॉर्म में हमने लिखा है इसका। क्लियर, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं और किस तरह से इन कंडीशंस को यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास d² + 6d + 13 इंटू y = 0। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पेयर बनाए, तो पेयर डायरेक्ट बन नहीं रहे थे इसके, ऑब्वियसली फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया हमने। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यूज़ किया, तो मेरे पास आफ्टर सॉल्यूशन रिज़ल्ट बन रहा है नेगेटिव स्क्वेयर्ड वैल्यूज़ में। तो अगर नेगेटिव स्क्वेयर वैल्यू आ जाती है, तो फिर हमारे पास कम्प्लीटली जो रिज़ल्ट आता है वो अयोटा की फॉर्म में आ जाता है, यानी कम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स बन गए। फर्स्ट वाला नंबर हमारे पास होता है रियल नंबर, और जो लास्ट वाले नंबर हैं ये है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। फर्स्ट वाला नंबर जो है वो आंसर लिखते हुए हम एक्सपोनेंशियल की पावर में ले जाते हैं, और जो इमेजिनरी नंबर है वो क्योंकि 2 हैं, एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का। पॉजिटिव के लिए कॉस का रिजल्ट आ जाएगा और साइन जो है ये नेगेटिव की जगह पर आएगा।
और साइन और कॉस दोनों के साथ हमने कांस्टेंट अप्लाई कर देने हैं C1 C2। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कंडीशन गिवन है और दो ही हमारे पास कांस्टेंट हैं। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 गिवन है, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 गिवन है। अब जिस जगह पर x आ रहा है सबसे पहले हम उस जगह पर 0 अप्लाई करेंगे और जिस जगह पर y आ रहा है उस जगह पर 3 अप्लाई होगा। तो कंडीशन देखें, कंडीशन को देखते हुए मैंने क्वेश्चन में इसी रिजल्ट जो y हमारा सोल्यूशन आया है इसी में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। 3 और ये 0 इस x की जगह पर 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 0 ही आ जाएगा। अगेन ये 0 है, इससे मल्टीप्लाई होकर अगेन ये 0 हमें आंसर देगा। और फिर जब 0 मैं इसकी पावर में अप्लाई करूँगी तो किसी की भी पावर में अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, cos 0 इज इक्वल टू 1, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड वाला रिजल्ट टोटल हमारे पास 0 और यहाँ से सिर्फ C1 का रिजल्ट ये भी इज इक्वल टू 1। तो जब ये मल्टीप्लाई भी होंगे तो सिर्फ और सिर्फ C1 का रिजल्ट रहेगा। तो डायरेक्टली और इजीली ये हमारे पास हमारा एक कांस्टेंट आ चुका है C1। अब हम सेकंड कांस्टेंट के लिए वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले इसी y का लिया हमने डेरिवेटिव y प्राइम फाइंड आउट करने के लिए। तो जब y प्राइम फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों पर तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, चाहे तो सेपरेटली कर लें। मैंने सेपरेटली किया हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर वाले का डेरिवेटिव लिखा और ये साथ में सेकंड फंक्शन के तौर पे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई है और सेकंड वाले फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया। नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लिया और एक की ब्रैकेट में कंबाइन करवा लिया। ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स लगी हुई थी इनको यहाँ से ख़त्म किया और एक्सपोनेंशियल को दोनों में से कॉमन ले लिया। ये यहाँ पे नीचे देखें लास्ट पर एक्सपोनेंशियल -3 को दोनों में से कॉमन ले लिया। अब मेरे पास ये रिजल्ट बन गया। मैंने C1 कॉमन ले लिया, C2 कॉमन ले लिया और उसके बाद जो उनके वेरिएबल्स बनते थे वो अलग सेपरेटली ब्रैकेट में ले लिए मैंने। अब सेकंड कंडीशन है मेरे पास y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। x की जगह पर अवेलेबल है मेरे पास 0, y की जगह पर y प्राइम की जगह पर मेरे पास अवेलेबल है -1। तो y प्राइम यहाँ पर था, y प्राइम की जगह पर हमारे पास आ गया -1 और जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हमने 0 अप्लाई किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 अप्लाई होगा तो साइन 0 पर क्या आंसर देता है 0, कॉस 0 पर आंसर देता है 1। तो यहाँ से जस्ट -3 आ गया नीचे। उसके बाद अगेन कॉस 2x है तो यहाँ से रिजल्ट आएगा मेरे पास कॉस 0 पे 1 तो यहाँ से जस्ट 2 आ जाएगा, साइन 0 पे 0 तो यहाँ से रिजल्ट 0 आ जाएगा। कॉस ये नेक्स्ट लास्ट नंबर है एक्सपोनेंशियल -3x, तो x की जगह पर 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी ये रिजल्ट बनेगा 0, यानी एक्सपोनेंशियल हैज़ पावर 0। अब जिसकी पावर 0 होती है वो इज इक्वल टू 1 आ जाता है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई -3c1, 0 को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, +2c2। अब ये हमारे पास हमारी सेकेंड इक्वेशन है। प्रीवियस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि c1 जो है वो इज़ इक्वल टू है 3। तो यहाँ पे ये c1 का रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। अब इक्वेशन को सॉल्व किया तो इजीली सॉल्व करते हुए हमारे पास C2 का रिज़ल्ट आ गया 4। जो एक्चुअल आंसर था हमारे पास उसमें हमने C1 और C2 की जगह पर उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं 3 और 4 और यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास D की हायर पावर जो है वो 4 आ रही है।
डी हैज़ पावर 4 माइनस डी क्यूब इंटू वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी और इक्वेशन लिखने के बाद अब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के। सबसे पहले देखें डी क्यूब कॉमन आ रहा है तो डी क्यूब कॉमन ले लिया। अब इसके रिपीटेड रूट्स बन रहे हैं डी क्यूब से, तो इस डी क्यूब को साइड पर लिख लिया और उसके 3 रूट्स हमने लिख लिए 0। अब इसके 3 टाइम्स रूट जो आ रहे हैं वो है 0। अब दूसरे नंबर से हमारे पास d-1 से रिजल्ट आ गया है d इज इक्वल टू 1। सो टोटल रूट्स हमारे पास ये 4 आ गए, 3 0 एंड 1 रूट इज 1। नेक्स्ट देखें, अब ये हमने इसी इक्वेशन का, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन लिख लिया y। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंशियल केस नहीं है क्योंकि हमारे पास 0 है। अगर इसकी एक्सपोनेंशियल पावर x 0 लिखेंगे भी तो वो 1 हो जाएगा हमारे पास, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी पोलिनोमियल लिखें। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। x की जगह पर 0 और y की जगह पर 1। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ये c1 के साथ तो x है नहीं, ये ऐसे ही आ जाएगा, ये 0, ये भी 0 और यहाँ पर इसकी पावर में 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेट करें तो सिर्फ यही सिंपल सा रिजल्ट रहेगा, 1 इज इक्वल टू c1 प्लस c4। अब नेक्स्ट कंडीशन को हमने सॉल्व करना है y प्राइम को, तो उसके लिए क्या करें, इसी y का पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें। देखें ज़रा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, y प्राइम इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, c2 प्लस 2 c3x प्लस c4 एक्सपोनेंशियल x। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। इस पे कंडीशन अप्लाई करवाएंगे, 0 और 1 वाली, यहाँ पे 1 आ जाएगा और x की जगह पर जब 0 आएगा तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर सिर्फ c4 आ जाएगा। तो यही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट हमें क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव की कंडीशन को अप्लाई करना है तो इसी फर्स्ट डेरिवेटिव में से ही हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा हमारे पास 2c3 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल x। अब इस पे अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई करें हम तो y डबल प्राइम की जगह पर आ जाएगा 1, सॉरी y डबल प्राइम में हमारे पास y की जगह पर अवेलेबल है 3e और x की जगह पर अवेलेबल है 1। यहाँ पर तो x है नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे जस्ट एक्सपोनेंशियल ही रहेगा हमारे पास। तो ये रिजल्ट भी सॉल्व करके ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बनाई हुई है। अब स्टूडेंट्स एक और कंडीशन भी हमारे पास गिवन है, ये क्यूबिक इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इसी सेकंड ऑर्डर से ही थर्ड डेरिवेटिव बनाएंगे हम। थर्ड डेरिवेटिव बनाया तो हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ c4 पर कंसिस्ट करता है, सिर्फ उसमें c4 ही अवेलेबल है। c3 इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास, y क्यूब हमारे पास ये आंसर दे रहा है, y क्यूब मीन थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y। ओके जी, अब इस पे हम अपनी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो x की जगह पर 1 और y थर्ड डेरिवेटिव की जगह पर अवेलेबल आ गया c। अब ये नीचे कैलकुलेशन है वो देख लें। कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए हमारे पास c4 की वैल्यू इजीली आ गई 1। अब ये c4 का रिजल्ट 1 है। ऊपर जो 3 इक्वेशंस हमारी बनी हुई थी c1 के लिए, c2 के लिए, c3 के लिए, उन तीनों इक्वेशन में ये c4 आ रहा था। अब ये c4 हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 2 3 तीनों इक्वेशन में। तो देखें ज़रा पुट करने से क्या रिजल्ट बनता है। अगर इस प्लेस पे c4 की जगह पर 1 अप्लाई करें तो ये कैंसिल, इट्स मीन c1 इज इक्वल टू 0। चलें जी, c1 कैलकुलेट हो गया। अब अगर इसमें पुट करें c4 की जगह पर 1 तो ये कैंसिल, c2 इज इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 में देखें ज़रा,
अगर यहाँ पे पुट करें C4 की जगह 1 पे, तो यहाँ पे तो जस्ट एक्सपोनेंशियल ही रह जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से सिंपल C4 को कट कर रही हूँ। ये रिजल्ट बच जाएगा हमारे पास। एक्सपोनेंशियल को दूसरी तरफ लेके जाएं तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होके 2 एक्सपोनेंशियल 2C3, ये कैंसल, तो क्लियरली C3 की वैल्यू क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल। तो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखी हुई हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है, जो हमारा एक्चुअल y है उसकी जगह पर हमने अपनी ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। आपकी बुक में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नहीं लिखा हुआ आंसर में, तो उसे करेक्ट कर लेना आप लोगों ने। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो और भी लेंथी आते जाएंगे, आप लोगों ने उसको देख के घबराना नहीं है, बल्कि मेथड को अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ तक तो काम इजी था, अब नेक्स्ट के लिए आपको और भी प्रैक्टिस चाहिए और आपको और भी जो है उसके लिए ज़रा टाइम निकाल के स्टडी करना पड़ेगा टॉपिक्स को। तो साथ साथ लेक्चर अटेंड करते जाएं और साथ साथ ही अपने नोट